बच्चों, जय हिंद। आज हम पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 कक्षा 11वीं विषय हिंदी गद्यखंड पाठ 8 जामुन का पेड़, लेखक हैं कृष्णचंद्र। अब हम लेखक के जीवन परिचय प्राप्त कर लेते हैं। जन्म सन 1914 पंजाब के वजीराबाद गांव, जिला गुजरांवाला। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक गिरजा एक खंदक, यूकेलिप्टस की डाली, शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधी की आत्मकथा, अन्नदाता, हम बहसी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे। कृष्णचंद्र जी को पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। वे हैं साहित्य अकादमी सहित बहुत से पुरस्कार। मृत्यु सन 1977। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनमें उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। प्रगतिशील लेखक संघ से उनका गहरा संबंध था, जिसका असर उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से झलकता है। कृष्णचंद्र ऐसे गिने चुने लेखकों में आते हैं जिन्होंने बाद में चलकर लेखन को ही रोजी रोटी का सहारा बनाया। कृष्णचंद्र की प्राथमिक शिक्षा पुंछ, जम्मू एवं कश्मीर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे सन 1930 ईस्वी में लाहौर आ गए और फारमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। सन 1934 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। बाद में उनका जुड़ाव फिल्म जगत से हो गया और अंतिम समय तक वे मुंबई में ही रहे। यूं तो कृष्णचंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और लेख भी बहुत से लिखे हैं, लेकिन उनकी पहचान कहानीकार के रूप में अधिक हुई है। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने आदि उनकी मशहूर कहानियां हैं। उनकी लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे हैं। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नजरिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे। प्रिय बच्चों, अब हम यहाँ प्रश्न के स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं। जब हम लेखक के जीवन परिचय प्राप्त करते हैं तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न इस तरह से होते हैं। लेखक कृष्णचंद्र के जीवन परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। पहला, कोई दो रचनाएं, दूसरा भाषा शैली और तीसरा साहित्य में स्थान। इसके अतिरिक्त वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न भी लेखकों के संबंध में पूछे जाते हैं। इसलिए हम गहनता से यदि हम अध्ययन कर लेंगे तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लेखक से संबंधित जीवन परिचय जिन बिंदुओं पर पूछा जाता है उसे भी हम। जामुन के पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। व्यंग्य हास्य के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला फुलाकर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण हैं और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरत नहीं है। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाए जाने वाले विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। बात यहीं तक नहीं रहती
इस व्यवस्था के संवेदन शून्य एवं अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। बच्चों, यह एक व्यंग्य कथा है। इसमें कभी कभी हास्य के पुट भी आ जाते हैं और तीखी मार्मिक होती है ये ऐसी रचनाएं। तो चलिए अब हम इस व्यंग्य कथा को पढ़ने का प्रयास करते हैं और समझेंगे। एक रात बहुत तेज आंधी चली। सचिवालय के अहाते में एक जामुन का पेड़ था, वह गिर गया। सुबह जब माली ने देखा तब पता चला कि उस गिरे हुए जामुन के पेड़ के नीचे एक आदमी दब गया है। माली दौड़ कर गया और वह चपरासी को सूचना दिया। चपरासी दौड़ कर गया और वह क्लर्क को बताया। क्लर्क ने दौड़ कर गया और वह सुपरिटेंडेंट को बताया। सुपरिटेंडेंट ने दौड़कर उस अहाते में गया जहां पर जामुन के पेड़ के नीचे आदमी दबा हुआ था। मिनटों में देखते ही देखते वहां पर चारों ओर मनुष्यों की भीड़ इकट्ठी हो गई। एक क्लर्क ने कहा, बेचारा जामुन कितना फलदार था। दूसरे क्लर्क ने बोला, वह कितनी रसीली थी, मैं फलों के मौसम में झोली भर कर ले जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामुन कितनी खुशी से खाते थे। इस प्रकार अन्य लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त करने लगे, किंतु उस पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। प्रिय बच्चों, आज के परिदृश्य में किसी अप्रिय घटना होने पर बिना बुलाए जनता एकत्र हो जाती है, भीड़ इकट्ठी होती है। कोई उस घटना की वीडियो बनाते हैं, कोई नियम कायदे का हवाला देते हैं, कोई सलाह देते हैं, किंतु मदद के लिए कम लोग आगे आते हैं। मदद करने वालों की संख्या बहुत कम होती है। इसकी वजह अलग अलग हो सकती है। बच्चों, आज विषम परिस्थिति में कुछ घटनाएं घट जाती हैं। इसकी मदद के लिए लोग क्यों नहीं आते हैं, इसके अलग अलग वजह हो सकते हैं। इस व्यंग्य कथा के माध्यम से उन कारणों को भी समझने का प्रयास करते हैं कि लोग मदद करने में पीछे क्यों होते हैं। यहाँ पर मनुष्य की संवेदनहीनता, अमानवीय दृष्टिकोण तथा हृदयहीनता होती है। ऐसी स्थिति में वे किसी विषम परिस्थितियों में सहायता के लिए आगे नहीं आते हैं। हम दूसरे कारण की भी चर्चा कर लेते हैं कि ऐसी घटित घटनाओं में कोई मनुष्य सहृदय तथा मानवीय व्यवहार से मदद के लिए आगे आते हैं, उस समय शासन की लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है। उससे बचने के भय से मदद करने के लिए भी मनुष्य आगे आने में कतराते हैं। हमारे देश में बहुत से विभागों में सत्ता का केंद्रीकरण है। किसी भी घटना या विषय पर उच्च पद में आसीन अमलदार ही आदेश देते हैं। उस आदेश के परिपालन में वह कारपूर्ण होता है। ऐसी स्थिति में काफ़ी विलंब हो जाती है। प्रस्तुत पाठ जामुन का पेड़ इस बात को प्रमाणित करता है। चाहे लोगों की जान खतरे में हो या फिर चली जाए, किंतु उचित प्रक्रिया पूर्ण होने पर आदेश प्राप्त होते हैं। इस आदेश के आते आते उस जामुन के पेड़ के नीचे दबे उस आदमी की जान चली गई। यदि हमारे किसी से घनिष्ठ संबंध हैं, तब हम उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। संबंध नहीं होने पर मदद में पीछे हो जाते हैं। इस प्रकार हमारी मनः स्थिति तथा विचार, सोच आदि के आधार पर हम कभी किसी की मदद के लिए आगे आते हैं या फिर पीछे हो जाते हैं। प्रिय बच्चों, मदद न करने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। हम मानव हैं, हमारे अंदर मानवता है। मानवीय व्यवहार, संवेदनशीलता, सहृदयता आदि मानवीय गुण हमारे अंदर मौजूद हैं। हमें विषम परिस्थितियों में भी मदद करने के लिए आगे आना है। यही हमारी सच्ची मानवता है। लेखक यहाँ व्यंग्यपूर्ण भाव से लिखते हैं कि
सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा आया और बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्ग करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ, वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इसमें कोई संबंध नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया, हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेती बाड़ी के मामले में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ चूँकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा था, आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता है। अब क्या किया जाए? इस पर एक मलचल ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी ही को काट कर निकाल लिया जाए। यह देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल आएगा, आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा, यह भी ठीक कहता है। एक क्लर्क बोला। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची, उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोलकर उसका श्वास देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि कल सेक्रेटरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर धीरे से बोला, ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क को, क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी ही देर में सेक्रेटरिएट में यह अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है, तो सेक्रेटरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है, इसलिए इस फाइल का संबंध न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, न हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से है, बल्कि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है।
कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा, इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं? ओह, कैसी भूल हो गई, हमसे कितना बड़ा कवि और कैसे अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है, यह लो चुनाव पत्र। सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है, पेड़ काटने का मामला कलम दवा से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को ना काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पीटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा था कि पीटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंधों का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया और यह भी समझो कि पीटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते? शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो, आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर में ले ली है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। मगर कवि का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पात उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। इस प्रकार लेखक व्यापार विभाग, कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, कल्चरल डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और विदेश विभाग आदि की चर्चा किए हैं। सरकार के काम में लेट लतीफ़ या लाल फीताशाही होती है तो इसकी वजह है कि विभागों के बीच आपस में परस्पर उचित समन्वय स्थापित न करना। कभी कभी किसी कार्य को संबंधित विभाग शीघ्रता से पूर्ण करना नहीं चाहता है, तब वह नियमों तथा प्रावधानों का हवाला देकर किसी अन्य विभाग को दे दिया जाता है। जैसा कि प्रस्तुत पाठ जामुन का पेड़ नामक व्यंग में हुआ। सरकारी विभाग के बीच समन्वय न होने से आदेश में विलंब हुआ और वह आदमी जो जामुन के पेड़ के नीचे दब गया था, उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। इस व्यंग से हमें संदेश प्राप्त होता है कि घर में, परिवार के सभी सदस्यों के बीच, समाज में या देश में, जहाँ भी हो, आपसी समन्वय स्थापित करना परम आवश्यक है। इसके अभाव में जीवन की उन्नति तथा विकास की गति में रुकावट आती है। इस प्रकार एक दूसरे के बीच सामंजस्य स्थापित करना ही हमारे हित में होता है। प्रिय बच्चों, यह था हमारा व्यंग्य कथा जामुन का पेड़। अब हम प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, इसको अभी हम समझने का प्रयास कर लेते हैं। एक अवतरण दी रहेगी। उस अवतरण के लिए प्रश्न इस प्रकार का होगा कि निम्नलिखित अवतरण का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। जैसा कि यहाँ पर हमने लिखकर दिखाने का
प्रयास किया है। इसकी व्याख्या करने के पूर्व इसे सबसे पहले संकेत लिखना है। संकेत में उस अवतरण के प्रथम 2 या 3 शब्दों को लिखना है, फिर डैश डैश करते हुए उसी अवतरण के अंतिम 2 या 3 शब्द को लिखना है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हम किस अवतरण की व्याख्या कर रहे हैं। इसके पश्चात संदर्भ। संदर्भ का यहाँ पर मूल उद्देश्य होता है पाठ का नाम और लेखक का नाम स्पष्ट रूप से आता है तो संदर्भ का उद्देश्य पूरा हो जाता है। और इसको हम दूसरे विधि से भी प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसा कि हमने लिख करके दिखाने का प्रयास किया है और आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 के गद्य खंड के जामुन का पेड़ नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कृष्णचंद्र हैं। प्रसंग अवतरण के मूल भाव और विचार पर आधारित होता है, इसलिए एक बार अवतरण को ठीक से अध्ययन करने के बाद प्रसंग लिखने का हमें प्रयास करना है। प्रसंग हम यहाँ पर लिख करके प्रस्तुत कर रहे हैं, आप उसे समझने का प्रयास करेंगे। प्रस्तुत अंश में आंधी से गिरे पेड़ के नीचे एक आदमी दब गया है। भीड़ एकत्र हुई किंतु उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। केवल एक दूसरे तक सूचना पहुंचाई जा रही है, इसी का चित्रण है। बच्चों, अब हम व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या में इस अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसी से संबंधित अपने भाव और विचार को अभिव्यक्त करना है। विशेष भाषा सरल खड़ी बोली है। दूसरा, झक्कड़ जैसे आंचलिक शब्द का प्रयोग हुआ है। तीसरा, सेक्रेटेरिएट, लान आदि अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ है। चौथा, वाक्य विन्यास तथा शब्द क्रम व्यवस्थित हैं। अब हम अभ्यास के लिए प्रश्न जो उस पाठ के अंत में दिए होते हैं, इसे भी एक बार समझना आवश्यक होता है। आइए इन प्रश्नों की भी चर्चा हम कर लेते हैं। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुन कितनी रसीली होती थी का ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए हैं। दूसरा, दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इसकी जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा। तीसरा, कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया था। प्रश्न नंबर 4, इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई और पाठ से उनके कार्य के बारे में क्या अंदाजा मिलता है। इस प्रकार ये वही प्रश्न हैं जो पाठ के अंत में दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर पाठ के अंदर आपको मिल जाएंगे। आप गहनता से अध्ययन करेंगे तो और अच्छे से परीक्षा में प्रदर्शन कर सकते हैं और अंक प्राप्त करेंगे और आपके योग्यता का निर्धारण होगा। प्रिय बच्चों, समय सीमा का बंधन होता है। मैं रूप सिंह कुशराम, व्याख्याता हिंदी, मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल टीटी नगर भोपाल से मैं एक बार पुनः आप सभी से अभिवादन करता हूँ। जय हिंद।